स्टार्ट है। एक सेकंड माइक चेक कर लूं। उठ रहा है? हट जाओ पैस किया। मेरे को बोलने देता पूरा, उसके बाद बोलना तेरे को। दिखाइए फिर क्या हुआ। अरे मैं घुसने तो दे अंदर। भैया हमको चाहिए बेस्ट लैपटॉप। कौन सा बेस्ट? हर जगह से बेस्ट। बेस्ट मतलब बेस्ट, समझे? धमक तो नहीं गए? करना चाहती ग्राइंड, मैं भी बैठा मस्ती में। खड़ी है बिहाइंड तो फिर आग लगी बस्ती में। कौन सी बस्ती में ये नहीं पता, बट लग गई आग। सेट। तो मेरे को यार बहुत सारे कमेंट आते हैं कि भैया इस बजट में कौन सा लैपटॉप बेस्ट है, उस बजट में कौन सा बेस्ट है, मेरा ये काम है वो काम है, मतलब बेस्ट लैपटॉप बता दो भाई मेरे को। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी वीडियो बना दे जिसमें तुम्हें सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाए और तुम्हें खुद ही अपने लिए बेस्ट लैपटॉप चूज करने में आसानी हो जाए। मतलब फिर हमारी जरूरत ही क्या रह जाएगी। अपने बेड पे लात मार दी। तो आज तुम्हें लैपटॉप के हर कंपोनेंट के बारे में अच्छे से बता देंगे, जैसे कि डिस्प्ले, पोर्ट्स, डिजाइन, बिल्ड, सीपीयू, जीपीयू, हर चीज कवर कर देंगे, ताकि तुम अगर कभी भी लैपटॉप परचेज करते हो तो तुम्हें सारी चीजें क्लियर रहेंगी। तुम खुद ही कह दोगे यार यही अच्छा है, ये तो बेकार है, ये सही है। तो बस फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज आती है भाई अपना बजट। सबसे पहले तुम्हें अपना बजट डिसाइड करना होगा कि भाई 20,000, 30,000, 40,000, 60,000, 80,000 या फिर 1 लाख या उससे भी ऊपर। हो गया बजट फाइनल? पूछ लिया मम्मी पापा से। अब तुम्हें सर्च करना स्टार्ट करना है कि भाई अपने बजट के अंदर कौन कौन से लैपटॉप आते हैं, चाहे फिर वो नॉर्मल लैपटॉप हो, थिन एंड लाइट, गेमिंग लैपटॉप, अल्ट्रा बुक, मतलब हर तरह के लैपटॉप तुम्हें देखने हैं। अब होता है अपना असली काम शुरू। तो अब तुम्हारा बजट सेट हो चुका है, फिर आता है अपना डिजाइन और फॉर्म फैक्टर। तो अपने फिक्स बजट के अंदर तुमने लैपटॉप देख लिया। अब तुम्हें क्या देखना है कि भाई लैपटॉप अगर चाहिए तो हमें कैसा चाहिए, लाइक छोटा, मोटा, बड़ा, मतलब कैसा। जैसे कि अपने स्टूडेंट और वर्किंग प्रोफेशनल है उनके लिए 13-14 इंच वाले जो अल्ट्रा बुक टाइप लैपटॉप होते हैं, जैसे कि मैकबुक हो गया, ये लैपटॉप बहुत सही रहते हैं क्योंकि इन्हें कैरी करना आसान होता है, कहीं पर भी ले जाके इंस्टेंट तुम्हारे काम चल जाएंगे। बाकी अगर तुम 15 इंच वाले या फिर गेमिंग लैपटॉप की तरफ जाते हो तो वो भाई इवेंचुअली भारी हो जाएंगे, और कई तो 17 इंच वाले लैपटॉप भी आते हैं और वो भाई अंधे भारी होते हैं। उनसे बढ़िया तो मतलब तुम सोचोगे पीसी ले लेते हैं। और हाँ, मैकबुक का जिक्र बहुत बार कर दिया मैंने। तो अगर देखो तुम्हें डाउट है कि मैकबुक लेना चाहिए या फिर गेमिंग लैपटॉप लेना चाहिए, तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है, चेक करना चाहो तो कर सकते हो। आई बटन डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा, सब कंपेयर किया था उसमें भी। एंड उसके बाद देखना होगा कि भाई बिल्ड क्वालिटी कैसी है लैपटॉप की। अब तुम कहोगे कि भाई हम वो कैसे देख सकते हैं बिना लैपटॉप को सच में देखें, तो उसके लिए रिव्यूज है ना, हम रिव्यूज क्यों बनाते हैं। एंड रिसेंटली मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो भी निकाला था, तो इसलिए भाई शॉर्ट वोट बनाते रहते हम, सब्सक्राइब कर लो। ये पॉइंट ऐसा है कि ज्यादातर लोग इस पर ध्यान नहीं देते, पर ये काफी जरूरी पॉइंट है, क्योंकि खरीदने के बाद कई बार हमें अफसोस होता है कि भाई हमने लैपटॉप ले लिया या फिर पहाड़ ले लिया। फिर आते हैं भाई अपने छेद, मतलब पोर्ट्स। तो यार 2022 चल रहा है और 2023 आने वाला है, तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं यही कहूंगा कि देखो जितने ज्यादा पोर्ट्स हो उतना बढ़िया रहता है, बट धीरे धीरे लैपटॉप कंपनी पोर्ट्स खत्म करती जा रही है। जैसे पहले एसडी कार्ड आता था, अब एसडी कार्ड नहीं आता। सिमिलरली तुम ये मान के चलो धीरे धीरे अपने छेद लुप्त हो जाएंगे। तो एटलीस्ट अपना फोकस ये रहना चाहिए कि भाई जो पोर्ट्स हमें लैपटॉप में मिल रहे हैं वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हो, और अगर लेटेस्ट नहीं होते तो एटलीस्ट USB 3 वाले पोर्ट्स तो होने ही चाहिए, चाहे वो टाइप C वाला हो या USB टाइप A हो, और थंडरबोल्ट हो तो और भी बढ़िया। तो किसी भी लैपटॉप को लेते वक्त भाई पोर्ट्स चेक कर लेना उसके, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा कट जाए और तुम्हें USB 2.0 के पोर्ट मिल जाए जो कि बहुत ज्यादा स्लो स्पीड के होते हैं, एंड बहुत दिमाग खराब होगा फिर तुम्हारा। फिर आती है अपनी स्टोरेज। स्टोरेज में तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, हार्ड डिस्क या फिर SSD। मैं यही कहूंगा कि SSD तुम्हारे लैपटॉप में होनी ही चाहिए। फर्क नहीं पड़ता वो कितनी है, लेकिन होनी चाहिए। एटलीस्ट इतना हो कि भाई विंडोज तुम्हारे SSD के अंदर हो, यानी कि जो अपनी C ड्राइव है। जैसे कि कुछ लैपटॉप में हार्ड डिस्क और SSD दोनों होती है, तो अपनी विंडोज SSD में होती है। तो उससे क्या होता है, अपने जितने भी प्रोसेसेस होते हैं सारे फास्ट हो जाते हैं, चाहे वो बूट अप हो या फिर अपनी कोई एप्लीकेशन ओपन करने का काम हो, जो भी समझ रहे हो ना, मतलब हर चीज फास्ट हो जाती है। और तुम मानोगे नहीं, अगर तुम्हारा लैपटॉप i7 है लेकिन उसमें अगर SSD नहीं है ना, तो भाई वो तुम्हें i3 से भी ज्यादा धीरे लगेगा, और अगर i3 के साथ SSD है ना, तो वो भाई i5 i7 जैसा फील होता है। तो सिर्फ हार्ड डिस्क वाला लैपटॉप मत लेना। अब बात आती है कि भाई कितनी कैपेसिटी ले, वो देखो तुम्हारे यूज पे डिपेंड है और तुम्हारे बजट में जो फिट हो रही है। मिनिमम मैं ये कहूंगी 512 GB की SSD हो तो बढ़िया रहता है, और अगर यूज इतना ज्यादा नहीं है तो खाली 256 GB भी चलेगी, तो वो तुम्हें अपने यूज के हिसाब से देखना होगा। फिर आती है अपनी रैम। रैम के अंदर तुमने सुना होगा कि भाई DDR4 है, DDR5 है, LPDDR है, और तरह तरह की रैम आती है, तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ। मैं यही कहूंगा कि DDR4 या DDR5 कहीं भी अगर तुम्हें दिखे ना, वो रैम बढ़िया है। करंट सिनेरियो के हिसाब से तुम उनमें से कोई भी चूज कर सकते हो। DDR5 वाले लैपटॉप जो भी लेटेस्ट आए हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव की साइड है, तो वो तुम्हारे बजट पे डिपेंड करता है। बट DDR4 भी काफी सही है, और उसके अंदर भी अभी 3200 मेगाहर्ट्ज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। उतनी फ्रीक्वेंसी तक लैपटॉप होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त काम चलेगा तुम्हारा। बट अगर तुम बजट वाले लैपटॉप लेते हो 30,000 के आसपास, उसके अंदर फ्रीक्वेंसी अगर कम भी मिले बट वो है DDR4, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, निश्चिंत होकर तुम ले सकते हो, बढ़िया काम चल जाएगा, क्योंकि बजट के हिसाब से ही चीजें मिलेंगी ना भाई। अब बात आती है कि भाई 4 GB लें, 8 GB लें या 16 GB लें, कैपेसिटी बताओ। 4 GB रैम वो लोग प्रेफर करना
करना जिनको बहुत ही हल्के फुल्के काम करने, नॉर्मल मल्टीटास्किंग और ब्राउजिंग वगैरह और स्टूडेंट रिलेटेड हल्के फुल्के काम, ज्यादा भारी भरकम काम नहीं करने, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं झेल पाएगी वो। एंड अगर थोड़ी बहुत प्रोडक्टिविटी तुम करना चाहते हो और गेमिंग भी करना चाहते हो तो 8 GB तो मिनिमम होनी चाहिए। एंड अभी मैं तो ये कहूंगा कि अगर 16 GB के लिए जा सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर बजट तुम्हारा अलाउ करता है, या फिर तुम बाद में फ्यूचर में भी अपग्रेड कर सकते हो तो वो तुम देख लेना। प्रोडक्टिविटी वगैरह बढ़िया लेवल तक सारी चीजें करनी है तो फिर मिनिमम 16 GB प्रेफर करना। अब अगर अपग्रेड की बात आई गई है तो ये भी देख लेना लैपटॉप में कि वो अपग्रेड हो सकता है या फिर नहीं। और अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो भाई कनेक्शन बनाना है अब हमें, तो अच्छा कनेक्शन बनाने के लिए मिनिमम यही कहूंगा कि देखो Wi-Fi 6 होना ही चाहिए लैपटॉप में, एंड मिनिमम Bluetooth 5 वाले लैपटॉप प्रेफर करना। उससे क्या है कि भाई स्पीड्स वगैरह जो है हर चीज की एकदम फास्ट रहेंगी, फुल कनेक्शन तुम कर सकते हो मस्त स्मूथ वाला। वैसे तो हर लैपटॉप में ये चीजें आई गई हैं, बट स्टिल प्रिकॉशन है कि अगर तुम सस्ता लैपटॉप लेते हो 20-25-30 हजार रुपए का, ये चीजें फिर भी देख लेना कि मिनिमम इतना तो भाई मिल ही जाए कम से कम। देन आती है भाई अपनी डिस्प्ले, और डिस्प्ले एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चाहे तुम 13 इंच 14 इंच 15 16 17 इंच किसी भी साइज की डिस्प्ले लो, फर्क नहीं पड़ता। ध्यान में रखने वाली चीज ये है कि लैपटॉप के अंदर डिस्प्ले है तो वो है कौन सी। देखो IPS पैनल डेफिनेटली अच्छा होता है, अगर एंटी ग्लेयर है तो और भी बढ़िया, बट अगर ग्लोसी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस रिफ्लेक्शन का इशू आता है। तो अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि भाई ये मैं किन चीजों की बात कर रहा हूँ, गूगल कर सकते हो, या फिर इन चीजों पर मैं आजकल शॉर्ट वीडियोस भी बना रहा हूँ तो सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो जो सस्ते लैपटॉप है उनमें ज्यादातर हमें TN पैनल देखने को मिलता है, जिसके अंदर मतलब साइड से व्यूइंग एंगल इतने अच्छे नहीं होते, मतलब होती है ना कई डिस्प्ले जिसमें तुम्हें भूत भूत दिख जाते हैं साइडों से, तो वो डिस्प्ले डेफिनेटली यार देखो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। बट अगर तुम्हारा बजट कम है तो मजबूरी हो जाती है, फिर तुम्हें वही लेना पड़ेगा। एंड अगर अच्छे खासे बजट में तुम हो 50-60-70 हजार में, तो IPS पैनल मिनिमम होना ही चाहिए लैपटॉप में, क्योंकि व्यूइंग एंगल वगैरह बढ़िया होते हैं और एक्सपीरियंस तुम्हारा ओवरऑल अच्छा रहता है उसमें। कई थिन एंड लाइट लैपटॉप्स के अंदर, जैसे कि VivoBook K15 रिव्यू किया था हमने, उसके अंदर भाई OLED पैनल आ जाता है काफी अच्छे खासे प्राइस में। अगर तुम गेमिंग करते हो तो 45% NTSC भी तुम्हारा आराम से काम चला देगी, बट अगर तुम प्रोफेशनल काम करते हो जैसे कंटेंट क्रिएटर हो, या फिर अगर तुम्हारे लिए कलर एक्यूरेसी जरूरी है, तो मैं ये कहूंगा या तो तुम थिन एंड लाइट वाले OLED लैपटॉप्स की तरफ जाओ अगर तुम्हारा नॉर्मल डिसेंट काम है बट तुम्हें कलर एक्यूरेसी चाहिए, नहीं तो फिर हाई एंड गेमिंग लैपटॉप्स की तरफ जाओ 100% sRGB वाले, जिसमें तुम्हें परफॉर्मेंस भी बढ़िया मिलेगी प्लस डिस्प्ले भी A1 मिलेगी, तो हर चीज एकदम स्मूथली तुम्हारी रन हो जाएगी। एंड अगेन मैंने बहुत सारे लैपटॉप रिव्यू कर रखे हैं हर तरह की डिस्प्ले के साथ, तो मैं सबकी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक्स वगैरह दे दूंगा, तो चेकआउट करना मत भूलना, और बेस्ट बाय लिंक्स भी दे दूंगा। अगर गेमिंग वगैरह करते हो खासकर की ई स्पोर्ट्स गेमिंग, तो 120 हर्ट्ज या 144 हर्ट्ज तक का मिनिमम डिस्प्ले हो, नहीं तो भाई 60 हर्ट्ज भी स्मूथ है, 60 हर्ट्ज में भी तुम्हारे स्टोरी गेम्स बढ़िया चल जाएंगे। और नॉर्मल लेवल के काम करते हो तो 60 हर्ट्ज भी तुम्हें स्मूथ ही लगेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसमें भी मतलब बढ़िया चलेगा सब कुछ। नेक्स्ट आती है भाई अपनी बैटरी लाइफ। बैटरी यार भाई ऐसी चीज है जो कोई लैपटॉप तो बढ़िया देता है और कोई देता ही नहीं है। तो अगेन पहले तो ये सोचना है कि बैटरी बैकअप कितना मैटर करता है तुम्हारे लिए। अगर देखो स्टूडेंट हो तो फिर तो बैटरी तुम्हें चाहिए ही होगी, कॉलेज वॉलेज जाओगे मेट्रो वगैरह में जाओगे तो हर जगह चार्जर तो मिलेगा नहीं, अच्छा बैकअप तुम्हारे लिए जरूरी है। तो थिन एंड लाइट और जितने भी अपने अल्ट्रा बुक लैपटॉप होते हैं या फिर इंटेल ईवो वाले जो लैपटॉप्स है उनमें भाई तुम्हें बढ़िया बैकअप मिल जाएगा। मिनिमम 5-6 घंटे से लेके इंटेल ईवो वालों में तो 9 आवर्स तक का बैकअप मिल जाता है, मतलब जिनमें भी डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं है उनमें तुम्हें अच्छा खासा बैकअप मिल जाता है, वो चीज देख लेना। एंड अगर गेमिंग लैपटॉप्स की बात करें तो उनमें बैकअप नहीं मिलता भाई, उनमें बैटरी बैकअप आता ही नहीं है। 1.5-2 घंटे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। मक्स स्विच वाले लैपटॉप भी हैं तो जोर मार के 3 घंटे, वो भी अगर उनमें अच्छे कैपेसिटी की बैटरी है तो, उससे ज्यादा बैकअप तो पाप है लेना। गेमिंग लैपटॉप्स के साथ हमेशा चार्जर यूज करना, देख लेना मतलब अपने हिसाब से, देन चूज करना कि तुम्हें गेमिंग की तरफ जाना है या फिर हल्के फुल्के थिन एंड लाइट की तरफ। फिर आता है भाई अपने लैपटॉप का दिमाग यानी कि CPU, क्योंकि दिल तो अपना ग्राफिक कार्ड है ना इसीलिए। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल क्रिएट होता है कि भाई AMD या इंटेल, मतलब ये सवाल खत्म नहीं होगा, पूछते बीत जाएंगी। तो ये बहुत डाउट रहता है कि AMD का Ryzen पिक करना चाहिए या इंटेल का Core i3 i5 पिक करना चाहिए। देखो सिंपल सी बात, ब्रांड मत देखो कि AMD अच्छा है या इंटेल अच्छा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है भाई अपने प्रोसेसर से, कि AMD का अगर Ryzen 5 का प्रोसेसर आ रहा है और इंटेल का भी i5 का प्रोसेसर आ रहा है तो वो कौन सी जनरेशन का कौन सा प्रोसेसर है, उसको डायरेक्टली कंपेयर किया करो ताकि तुम्हें समझ में आ जाएगी कौन सा प्रोसेसर बेटर है। ब्रांड से फर्क नहीं पड़ता, दोनों अच्छे हैं भाई, दोनों के प्रोसेसर बढ़िया आते हैं, और कई जगह पे AMD के प्रोसेसर अच्छा काम करते हैं, कई जगह पर इंटेल के काम करते हैं। जैसे कि i5 11300H से Ryzen 5600H अच्छा है, और लेटेस्ट जनरेशन में देख लो कि भाई Ryzen 5 6600H से अपना i5 12500H अच्छा है। और ये सारी बातें मैं बेंचमार्क्स को मद्देनजर रखकर बता रहा हूं। बाकी अगर तुम्हें फिर भी समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे लिए कौन सा प्रोसेसर बेस्ट रहेगा, तो तुम्हें एक क्लैरिटी देता हूं। अगर हम लेटेस्ट जनरेशन की बात करें, मतलब अगर तुम इस वीडियो को बाद में भी देख रहे हो तो उस वक्त की लेटेस्ट जनरेशन को ध्यान में रख के ये चीज सुनना। तो देखो जो Ryzen 3 और i3 वाले प्रोसेसर होते हैं ना, वो भाई बिल्कुल एकदम
एकदम बेसिक नॉर्मल टास्क करने के लिए होते हैं, जैसे थोड़ी बहुत मल्टीटास्किंग, एमएस ऑफिस वाले काम, स्टूडेंट रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, ब्राउजिंग वगैरह करना, मतलब नॉर्मल लेवल के जितने भी काम है वो सारे काम तुम Ryzen 3 और i3 वाले प्रोसेसर में कर सकते हो। और अगर बजट कम है तो जैसे इंटेल का Celeron वाला प्रोसेसर आता है वो भी इन चीजों को हैंडल कर लेता है। i3 उनसे थोड़ा और अच्छा हैंडल करके दे देगा। कोडिंग इन सब में हो जाती है, कोडिंग i3 में भी हो जाएगी, कोडिंग Celeron में भी हो जाती है, तो कोडिंग वाला डाउट मत पूछना कमेंट में। तो जितने भी प्रोसेसर है कोडिंग सबके लिए वैलिड है। तो Ryzen 3 और i3 से ज्यादा प्रोडक्टिविटी एक्सपेक्ट मत करना, अभी के हिसाब से तो यही सिनेरियो है। एंड जो अपने Ryzen 5 और i5 वाले प्रोसेसर होते हैं उनके अंदर भाई तुम ये i3 वाले सारा काम तो कर ही सकते हो, प्लस तुम प्रोडक्टिविटी भी कर सकते हो अच्छे खासे लेवल की। लाइक अगर अभी करंट जनरेशन के हिसाब से बताऊं 6000 सीरीज और 12 जनरेशन, इनके अंदर तुम प्रोडक्टिविटी काफी सही लेवल तक कर सकते हो। लाइक 4K एडिटिंग भी हो सकती है, चाहे वो फोटो एडिटिंग हो या वीडियो एडिटिंग हो। और इनके अलावा भी जो अपने प्रोडक्टिविटी वाले सॉफ्टवेयर होते हैं उनको बढ़िया तरीके से रन कर सकते हो। और मल्टीटास्किंग और ब्राउजिंग वगैरह बहुत सारी चीजें तुम लगातार कर सकते हो, i5 और Ryzen 5 में झेल लेगा। अब अगर एक लेवल और इंक्रीज करे, जैसे कि अपने Ryzen 7 और i7 की बात करें, तो ये आते हैं भाई अपने फ्लैगशिप से हल्के से नीचे वाले प्रोसेसर, जिसमें मतलब तुम हर चीज कर सकते हो ऑलमोस्ट, तुम्हें कहीं दिक्कत नहीं आएगी, चाहे वो 4K लेवल की हाई एडिटिंग हो, मल्टी लेयर वाली। और इन प्रोसेसर्स के साथ अगर तुम तगड़े तगड़े ग्राफिक कार्ड्स को भी कंबाइन कर दोगे तो फिर भाई तुम और भी ज्यादा हाई लेवल काम कर सकते हो, गेमिंग, गेम डेवलपमेंट, और मतलब हाई लेवल तक कहीं काम नहीं रुकेगा तुम्हारा। लेकिन हाँ, इन प्रोसेसर्स के साथ मिनिमम 16 GB रैम रिकमेंडेड होती है अगर तुम्हें सचमुच में बढ़िया परफॉर्मेंस चाहिए। क्योंकि देखो तुम जितने भी टास्क करोगे बेसिकली हैवी टास्क ही होंगे ज्यादातर, वो उनमें अगर यार रैम अच्छी खासी होगी ना तुम्हारे पास तो कहीं काम नहीं रुकेगा, असली परफॉर्मेंस का मजा ले पाओगे। फिर आते हैं अपने फुल फ्लैगशिप लेवल के i9 और Ryzen 9 वाले प्रोसेसर, और इनके बारे में तो मुझे लगता नहीं कुछ कहने की जरूरत है। जो काम तुम इमेजिन कर सकते हो वो काम इनमें हो जाएगा, चाहे म्यूजिक प्रोडक्शन हो, गेम डेवलपमेंट हो, हाई लेवल प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग या फिर फोटो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और 3D मॉडलिंग, आर्किटेक्चर रिलेटेड काम, हर काम अंजाम दे सकते हो। मतलब अगर ग्राफिक कार्ड ऑब्वियसली तुम्हें चाहिए होगा इन सब के लिए भी, तो पर CPU रिलेटेड तो भाई कोई भी काम तुम करोगे ना मतलब चुम्मा देके हो जाएंगे। देन आता है अपना GPU यानी कि ग्राफिक कार्ड, और ये तो दिल है अपने लैपटॉप का। तो ग्राफिक कार्ड सुन के तुम्हें लगता होगा कि भाई ये तो हैवी बड़े बड़े ग्राफिक कार्ड होते हैं जो उसी को हम कहते हैं, पर ऐसा नहीं है। ग्राफिक कार्ड दो तरह के होते हैं, इंटीग्रेटेड GPU और डेडिकेटेड GPU। तो जो अपने थिन एंड लाइट या फिर अल्ट्रा बुक वाले लैपटॉप्स होते हैं उनमें हमें सिर्फ इंटीग्रेटेड GPU मिलता है, लेकिन जो अपने गेमिंग लैपटॉप्स होते हैं उनके अंदर तुम्हें डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड भी मिलता है। पर हाँ, जिनमें डेडिकेटेड GPU होता है उनमें इंटीग्रेटेड भी होता है, तो उनमें दोनों का फायदा है, बट इंटीग्रेटेड में सिर्फ इंटीग्रेटेड होता है। तो दिमाग घूम गया। सिंपल भाषा में ये समझ लो कि जो अपने थिन एंड लाइट लैपटॉप होते हैं उनके अंदर तुम गेमिंग वेमिंग या फिर ग्राफिक ओरिएंटेड टास्क नहीं कर पाओगे, और अगर करोगे भी तो बिल्कुल एकदम हल्के फुल्के नॉर्मल लेवल तक कैजुअली कर सकते हो। गेमिंग भी तुम्हारी कैजुअल लेवल की होगी, जैसे कि इस पे मैंने वीडियो बना रखी है कि थिन एंड लाइट में तुम गेमिंग कर सकते हो नहीं, तो चेक करना चाहो तो कर सकते हो। और जो अपने डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड होते हैं वो तो भाई बने इसलिए होते हैं कि उस पर तुम पूरा एकदम ग्राफिक ओरिएंटेड टास्क का लोड दे सकते हो, हर ग्राफिक रिलेटेड काम उसमें हो जाएंगे, चाहे फिर वो गेमिंग हो, 3D मॉडलिंग हो, आर्किटेक्चर वाले काम हो, गेम डेवलपमेंट हो, बेसिकली हर चीज। सवाल ये आता है कि कौन सा ग्राफिक कार्ड चूज करें। जैसे कि करंट सिनेरियो के हिसाब से 1650 चल रहा है, 3050, 3050 Ti, 3070, 3060 और सो ऑन। तो अगर देखो तुम्हारा 50,000 के आसपास का बजट है तो मैं ये कहूंगा कि 1650 स्ट्रेट फॉरवर्ड जाओ, क्योंकि 3050 वाले अराउंड 70,000 आते हैं, तो फिर उसके लिए तुम्हें बजट बढ़ाना पड़ेगा। एंड अगर डिफरेंस की बात करें तो काफी अच्छा खासा डिफरेंस है। बेसिकली अगर तुम्हें अच्छी खासी लेवल की गेमिंग करनी है तो ही 3050 चूज करना, अदरवाइज तुम्हारी नॉर्मल लेवल की बढ़िया तरीके से प्लेएबल गेम हर चीज तुम्हारी 1650 में भी चल जाती है। तो ये भी अगेन तुम्हारे काम पे डिपेंड है कि तुम्हें कौन सा ग्राफिक कार्ड चूज करना चाहिए। मिनिमम 1650 या 3050 है, जैसे जैसे काम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ग्राफिक कार्ड की VRAM बढ़ाते जाना, 4GB, 6GB, 8GB, 12GB खींच दो। थक गया भाई, पानी लाओ। तो ये थी भाई अपनी ओवरऑल की गाइड कह लो या बाइंग गाइड कह लो, कुछ भी कह लो, जो लैपटॉप खरीदने में तुम्हारी हेल्प करेगी। डेफिनेटली मैंने पूरी कोशिश करी है, अब तो नहीं है कोई डाउट है तो कमेंट करो, और अगर इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो कर देना। इस वीडियो के लिए भी तुमसे वहीं पे हेल्प ली थी हमने, फॉलो करो जल्दी। एंड अगर इस वीडियो से तुम्हारी कोई हेल्प हुई हो तो लाइक जरूर मार देना अपने भाई को, भाई मतलब वीडियो को, और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल स्वेट शर्ट पहनी है तो लाल सब्सक्राइब बटन दबा देना, ग्रे कर देना उसको, हम स्वेट शर्ट भी ग्रे पहनेंगे अगली बार, बेल आइकन भी ऑल कर देना। तो बस आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, हैव अ गुड डे एंड बाय।